नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि सदन ने अनुदान की मांगों और संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी दी। सत्र के दौरान 8 विधेयक पुनः स्थापित किए गए और 6 विधेयक पारित हुए। वहीं केंद्रीय संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार लोकसभा में दूसरे चरण के दौरान 34% की उत्पादकता और राज्यसभा में 24.4% उत्पादकता दर्ज की गई है। बता दें कि बजट का पहला सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ, जो 13 फरवरी तक चला था। इस दौरान 1 फरवरी को संसद में निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया था, तो वहीं संसद का दूसरा सत्र 13 मार्च से शुरू हुआ, जो आज यानी 6 अप्रैल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी आज 44वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तब हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए थे। भाजपा भी इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है और करते रहेंगे। पीएम ने कहा कि आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने और उनका मुकाबला करने में पहले से ज्यादा सक्षम है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि आज ये लोग खुलकर कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। बादशाही मानसिकता वाली पार्टियों को एक बात पता नहीं है कि देश का गरीब और युवा, माताएं, बेटियां, दलित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए खड़ा हुआ है। पीएम ने कहा कि इन राजनीतिक दलों की हमारे खिलाफ साजिशें चलती रहती हैं। मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए कठोर होना पड़े तो कठोर होकर दिखाएंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी भाजपा में शामिल हो गए हैं। अनिल एंटनी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, वी मुरलीधरन, केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्र की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। बता दें कि अनिल ने हाल ही में बीबीसी विवाद के बाद कड़ा विरोध जताया था और कांग्रेस से मतभेद के बाद पार्टी छोड़ दी थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने डिजिटलीकरण सुविधा को लेकर भारत की कार्य प्रणाली को सराहा है। IMF ने अपने वर्किंग पेपर में दावा किया है कि भारत ने अपने सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए एक विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा विकसित किया है, जो उन देशों के लिए सबक है जो डिजिटल बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं। IMF ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना की भी सराहना की और कहा कि भारत की मजबूत नीतियों से प्रतिस्पर्धी, खुला और किफायती दूरसंचार बाजार बना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने आज मामले में सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। अदालत ने साफ कहा कि जैन महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले वर्ष 30 मई को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। हंगामे की भेंट चढ़े सत्र को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। किरण रिजिजू ने कहा कि आज फिर कांग्रेस सांसद और अन्य विपक्षी नेताओं ने आज सदन में हंगामा किया और काले कपड़े पहनकर संसद का अपमान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सूरत की अदालत में न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ना तो भारत के संविधान को मानती है और ना ही कानून का सम्मान करती है। देश भर में हनुमान जन्मोत्सव का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हनुमान जन्मोत्सव के दौरान किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसकी पुख्ता तैयारियां की गई हैं। दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। रामनवमी पर कुछ राज्यों में हुई हिंसा को देखते हुए गृह मंत्रालय ने हनुमान जन्मोत्सव पर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी राज्यों से कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज नई मौद्रिक नीति की घोषणा कर दी है। आरबीआई ने इस बार दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। शक्तिकांत दास ने बताया कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज समाप्त होने के बाद रेपो दरों को 6.5% के स्तर पर बरकरार रखा गया है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी सफलता मिली है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च सांख्यिकी संस्था का चुनाव जीत लिया है। अब अगले 4 वर्ष के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुन लिया गया है, जिसका कार्यकाल अगले साल जनवरी से शुरू होगा। चुनाव में भारत को 53 वोटों में से 46 वोट मिले, जबकि चीन को 19 वोट और संयुक्त अरब अमीरात को 15 वोट मिले। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कड़े मुकाबले में इस बड़ी जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई दी है। कनाडा से एक बार फिर हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। ओंटारियो प्रांत के विंडसर शहर में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। विंडसर पुलिस अधिकारियों की माने तो श्री स्वामी नारायण मंदिर के बाहर दीवार पर हिंदू विरोधी नारे काले रंग के पेंट से लिखे गए। स्थानीय पुलिस के अनुसार घटना के मद्देनजर 2 संदिग्धों की तलाश है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 5,335 नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं ये आंकड़ा कल से 20% अधिक है। वहीं 24 घंटे में कोरोना वायरस से 6 लोगों की मौत भी हुई है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक एंड एक्सटेंडेड रियलिटी उद्योग के लगातार बढ़ते जा रहे आकार को भुनाने के लिए भारत ने पूरी तरह से कमर कस ली है, जिसे लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय AVGC सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रहा है। अभी इस क्षेत्र के विश्व बाजार में देश की हिस्सेदारी 10% है, जिसे बढ़ाकर 2025 तक 20-25% तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। चीन की बढ़ती हरकतों के बीच केंद्र ने डिफेंस फोर्सेस की इमरजेंसी पावर्स को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसके बाद रक्षा बल चीन सीमा के लिए हथियार खरीदने के लिए अपने लंबित अधिग्रहण को पूरा कर पाएंगे, ताकि सुरक्षा बलों की तैयारियों को और मजबूत किया जा सके। बता दें कि सशस्त्र बलों के पास उन उपकरणों की एक लंबी सूची है जिन्हें वे खरीदना चाहते हैं और केवल स्वदेशी उत्पादों को खरीदने के लिए इमरजेंसी पावर्स का उपयोग करेंगे। केंद्र सरकार ने वर्ष 2031 तक 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से 10 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बनाने को मंजूरी दी है, जिसे लेकर राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया कि कर्नाटक के कैगा, हरियाणा के गोरखपुर और मध्य प्रदेश के चुटका में 2-2 रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। राजस्थान के माही, बांसवाड़ा में 4 परमाणु रिएक्टर बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज सीएम योगी ने नगर विकास के लिए 8,731 करोड़ रुपए की 2029 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पहले नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने विभागीय प्रगति की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। इस मौके पर कुछ पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचाया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार ने ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ ये काम किया है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला थाने से फरार लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को पुलिस ने करीब 14 घंटे के भीतर दोबारा गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों को बुधवार शाम ओल्ड टाउन बारामूला से पकड़ा गया। फिलहाल दोनों को बारामूला पुलिस स्टेशन में रखा गया है। बता दें कि पिछले साल मई में बारामूला में एक शराब की दुकान पर इन्हीं आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 3 अन्य घायल हुए थे। तालिबानी हुकूमत अक्सर महिलाओं पर नए प्रतिबंध जारी करते हैं। तालिबानी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के NGO के लिए काम करने वाली महिलाओं पर भी बैन लगा दिया है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव के स्पीकर दुजारिक ने तालिबान को फटकार लगाई और कहा कि इस तरह के बैन पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं को परेशान करने वाली हरकत है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और अमेज़न इंडिया ने देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में एक सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत अमेज़न प्राइम वीडियो छात्रवृत्ति प्रायोजित करेगा।
इंटर्नशिप के कार्यक्रम तैयार करेगा तथा भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान तथा सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा।